प्रयागराज या इलाहाबाद भारत के कुछ गिने चुने जगहों में से एक है जो चाहे किसी भी दौर में क्यों ना रहे हों, लेकिन हमेशा से ही अपनी कुछ खासियतों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हिंदू धर्म में जीवन को हमेशा बहते रहने वाली धारा के रूप में माना गया है, जो कभी नहीं रुकती और हमेशा बहती रहती है। जीवन के हर एक मोड़ पर उसमें कई बदलाव आते हैं वक्त के साथ, लेकिन फिर भी वो धारा हमेशा चलती ही रहती है। प्रयाग शब्द का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे अंतिम संस्कार इत्यादि किए जाते हों, और नदी को साक्षात भगवान का ही रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। गंगा, उसकी सहायक नदी यमुना और एक हमेशा छुपी हुई रहने वाली नदी यानी सरस्वती, ये तीनों नदियाँ मिलकर संगम बनाती हैं, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी संगम पर गंगा यमुना के पानी के बीच में एक फ़र्क साफ साफ दिखाई पड़ता है। जहां गंगा का पानी बिल्कुल साफ़ होता है, वहीं यमुना का पानी हल्का हरा रंग लिए हुए होता है। त्रिवेणी संगम जहां आज है, वो शायद कुछ हजार साल पहले भी लगभग उसी जगह के आसपास होता रहता आया है। तीनों नदियों के मिलने से इस पानी में इतने पोषक तत्व और ज़रूरी मिनरल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं कि शायद इसी को ध्यान में रखकर ऋग्वेद में कहा गया था कि जो भी व्यक्ति इस जगह पर आकर यहाँ पर स्नान करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होगी। और हर साल शायद इसी मान्यता को मानते हुए यहाँ पर कुंभ मेला लगता है, और इसकी प्रसिद्धि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ये किसी भी जगह पर एक साथ इतने सब लोगों का इकट्ठा होने का अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इलाहाबाद को अकबर ने बसाया। हालांकि उससे पहले भी यहाँ पर एक छोटा सा शहर हुआ करता था, लेकिन अकबर ने यहाँ की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ पर एक किले को बनवाया, जो आज भी इलाहाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। उस वक्त के शासकों की ये सोच थी कि यहाँ पर एक किला बनवाया जाए, और जिससे कि आसपास के इलाकों में जैसे कि बुंदेलखंड या फिर दूसरे हिंदू आबादी वाले इलाकों के ऊपर अच्छा नियंत्रण हो सकता था। मुग़ल शासन के बाद इस जगह के ऊपर बहुत वक्त तक नवाबों का शासन भी रहा, और यहाँ की संस्कृति, कला, खान पान और जीवन शैली में कई नए बदलावों को अपने अंदर बहुत अच्छे से संजो कर रखा। एक वक्त था जब इलाहाबाद कला, संस्कृति और शिक्षा का एक मुख्य आकर्षण केंद्र हुआ करता था। यहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, और यहाँ पर शिक्षा का एक अच्छा वातावरण मौजूद था। आज के प्रयागराज का जब आप देखेंगे तो आपको इसमें वक्त की बहुत सी लेयर्स एक साथ नज़र आती है। उनमें वक्त के वो नायाब नमूने मौजूद हैं जिन्होंने ना केवल
प्रयागराज यानी इलाहाबाद को बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को भी तय किया। प्रयागराज ने अभी तक भारत के 15 प्रधानमंत्री दिए हैं और शायद ये बात अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस जगह का भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक बदलाव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या फिर अगर आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो बहुत सी महान हस्तियां इसी जगह पर पैदा हुई। सरस्वती घाट को सरस्वती नदी के किनारे पर बनाया गया। हालांकि सरस्वती नदी अब कहीं पर भी वास्तविक रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत से प्राचीन ग्रंथों में ये जिक्र मिलता है कि किसी वक्त इस जगह पर सरस्वती नाम की नदी बहा करती थी और उस नदी की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी। सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में भी किया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व में और सतलुज नदी के पश्चिम में कहीं बहती है। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि वक्त के साथ ये नदी का अस्तित्व पूरी तरह ख़त्म हो गया और अब केवल रहस्य ही बाकी है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 4000 साल पहले एक भूकंप के दौरान सरस्वती नदी का कुछ हिस्सा ज़मीन से ऊपर उठ गया और उसके बहने की दिशा भी उलट गई। उसका पानी जो था वो आज की यमुना नदी में बदल गया और इलाहाबाद फोर्ट के पास आज भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पर सरस्वती नदी को त्रिवेणी संगम में मिलने से ठीक पहले देखा जा सकता है। इस जगह का नाम सरस्वती कूप है। पुराने वक्त में नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहा करती थी और उसमें बहुत सी बाढ़ें भी आया करती थी, जिसके लिए इसके किनारों को मजबूत कर दिया गया और धीरे धीरे उन जगहों को घाट के रूप में जाना जाने लगा। दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आया करते और इन्हीं घाटों के ऊपर बैठकर उनके सारे रीति रिवाज और संस्कार किए जाते। यानी ये घाट अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से लोगों के इकट्ठा होने की एक जगह थी, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे और अपनी संस्कृति और जीवन शैली को लेकर यहाँ आते और यहाँ की पहले से मौजूद काफ़ी रिच कल्चर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाते। प्रयागराज तक आते आते नदियाँ अपनी पूरी चौड़ाई में होती हैं और बरसात के वक्त तो ये जगह ऐसी लगती है मानो आप समुद्र के ठीक बीचों बीच आ गए हों। नदियों की चौड़ाई को थामने के लिए पुराने वक्त में तो घाट बनाए जाते थे, लेकिन आज के आधुनिक वक्त में भी चौड़ाई को बांटने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और इसी सिलसिले में लगभग 2004 में यहाँ पर एक नया ब्रिज बनाया गया जो यमुना नदी के ऊपर मौजूद है और इस पुल के बन जाने से पुरानी नैनी ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक का जो यातायात का जो बोझ था वो काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि प्रयागराज भारत के कुछ सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले और विकसित होने वाले शहरों में से एक है। इस शहर का आकार कई गुना बढ़ चुका है और यहाँ की जनसंख्या भी पहले के मुकाबले कई गुना हो चुकी है। नदियों का गंदा होना भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की लगभग हर देश की यही समस्या है। यहाँ तक आते आते यमुना और गंगा का पानी बहुत प्रदूषित हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ तक आने से पहले इन दोनों नदियों का पानी भारत के कुछ सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों से होकर बहता है। वहाँ का औद्योगिक कचरा, साथ साथ शहरों का कूड़ा करकट और बेकार चीज़ें नदियों में बेहिचक डाली जाती है, जिस वजह से आज भारत के कुछ सबसे पवित्र शहरों में से एक प्रयागराज में पवित्रता पोल्यूशन का शिकार हो चुकी है। न केवल पानी बल्कि यहाँ की हवा में भी पोल्यूशन का स्तर इतना ज़्यादा है
कि वहाँ पर सांस ले पाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। एयर पॉल्यूशन एक हद तक खतरनाक स्तर पर अधिकतर पहुंच जाता है कुंभ मेले के वक्त, जब हज़ारों लाखों लोग यहां पर आते हैं और कुछ दिनों तक यहां रहते भी हैं। उस वजह से यहां के सीमित हो चुके संसाधनों पर और यहां की स्पेस पर बहुत दबाव पड़ता है, और एक सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से हर साल इन जगहों का पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सदियों से लोग यहाँ पर मुक्ति के लिए आते रहे हैं, और ऐसा माना जाता था कि यहाँ की पवित्रता और इंसान के पूरे जन्मों के पाप को धो दिया करती थी। लेकिन आज ये शहर हमसे एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है।